प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बात चल निकली है तो दूर तलक जाएगी। पहले कौमी असम्बली, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और अब सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में भी चेयरमैन नैब के पेंशन स्कैंडल ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सेनेटर सईद गनी ने चेयरमैन नैब के झूठे बयाने हल्फी जो हर महीने जमा कराए जाते हैं वो दीगर कमेटी के मेंबरान को भी दिखाए। अब ये सवाल उठता है कि दबाव तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस दबाव के बावजूद चेयरमैन नैब अभी तक अपने ओहदे पर बराजमान है। पसे पर्दा कौन सी कुव्वतें आखिर हो सकती हैं, या फिर यह कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। चेयरमैन नैब तो एक जानिब तर्जुमान नैब नवाजिश अली के हवाले से भी बात करेंगे, जिनकी नैब में तकर्री पर सवालिया निशान लग चुका है। डेपुटेशन पर तकर्री की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की ये खुली खिलाफ वर्जी है। ये भी किसी के मंजूर नजर है या इनके पसे पर्दा भी कोई और कुव्वतें हो सकती हैं। सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम के पहले दो हिस्सों में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब आपको लेके जाएंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर 8 करोड़ आबादी निहायत गरीब है। हुकूमती रिपोर्ट इस बात का एतराफ कर चुकी है। अगर सूबों की बात करें तो सूबा बलोचिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल सूबा तस्वुर किया जाता है, मगर गुर्बत की दौड़ में सबसे पहले सूबा बलोचिस्तान का नंबर आता है, जो पहले नंबर पर गुर्बत के लिहाज से रखा गया। दीगर सूबों और इस्लाह की कितनी बदतर सूरत हाल है, हुकूमती रिपोर्ट में हौलनाक इंकिशाफात किए गए हैं। वो इंकिशाफात क्या हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब हम बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ज़िमनी इलेक्शन का इल्तिवा हो चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं फवाद चौधरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान तो मौजूद नहीं है, तो ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद आखिर कैसे किया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा क्लासा साहब। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंशन स्कैंडल के हवाले से, जो यकीनन क्रेडिट आपको आमिर साहब को जाता है। हमारे प्रोग्राम मुकाबिल में इससे सबसे पहले ब्रेक किया गया था। अब कमेटी ने भी इसका नोटिस ले लिया। समझते कोई पेशरफ्त हो पाएगी? पहले तो मैं ये थोड़ी सी गलत फहमी दूर कर दूं कि बहुत सारे लोगों को ये हो गया कि ये स्कैंडल मैंने ब्रेक किया है। वो कहते हैं गिव द डेविल हिज ड्यू। मुकाबिल ने ब्रेक किया है, हम भी ऐसे ही करते। चले मुझे कम्प्लीमेंट करने दें, वो आमिर मतीन साहब ने ब्रेक किया है। यहाँ तक आपने कहा है कि इसका क्या इसका वो होगा और इसका पेशरफ्त होगी। पेशरफ्त इस मुल्क में बड़ा मुश्किल काम है। ये मैं अपने सुनने वालों को ज़रा बता दूं, इतने स्टेक्स हाई हैं इस हमारी इलीट के, चाहे वो हम मीडिया के लोग हों, चाहे हमारी जुडिशरी हो, हमारी उसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे सियासतदान हों। इतना आसान काम नहीं है स्टेटस को कि एक बिग गन को चैलेंज करना, कन्फ्रंट करना। अभी पार्लियामेंट में देख लें, जैसे आपने कहा कि पहले सिर्फ डॉक्टर आरिफ अलवी ने बात की, फिर नवीद कमर ने की और फिर खामोशी। कोई आपको कहीं से कुछ नहीं सुनना। उनके नज़दीक इट्स अ बिजनेस एज यूजुअल। शायद हम सारे लोग दिन में 20 ऐसे गलत काम करते हैं, उसके बाद हमारे लिए ये अच्छे बुरे की तमीज़ हो जाती है, ख़त्म। अब भी सेनेट की कमेटी में जाके इस पे बात हुई और जो अगेन क्रेडिट जाते सईद गनी साहब है, वो भी हमारी तरह थोड़े सिर फेरे हैं, वो भी ये बात कर लेते हैं, इशू उस पर टेकअप कर लेते हैं। जो मेरे लिए ज़रा थोड़ी सी सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि कुछ लोगों से आप तवक्को करते हैं कि आपकी वो इन कामों में अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत सारे रिस्क लेके, हम अपने व्यूअर को नहीं बताना चाहते कि कितने कितने रिस्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब समझते हैं वो। तो आपको आपके दोस्त जो हैं, जानने वाले हैं, वो भी ये दूसरी पार्टी के मैसेंजर बन के, आपके हमदर्द बन के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मसलन एक फॉरेन ऑफिस के अफसर साहब को जान पहचान थी, वो तशरीफ लाए मेरे पास। उन्होंने मुझे, और वो चेयरमैन नैब से मिल के आ रहे थे, उन्होंने आके मेरी हमदर्दी में कहा कि क्लासा साहब बस लड़ाई झगड़ा खत्म होना चाहिए, अब बस आपकी सुलह होनी चाहिए। मैं कि मेरी चेयरमैन नैब से क्या, मैं बल्कि मैं तो, उन्होंने मुझे तुर्की में चाय पिलाई थी, बल्कि काफ़ी पिलाई थी, मैं तो उससे ये काफ़ी का अपने आप को मैं मशकूर ममनू समझता हूँ। तो उनको मैंने यही बात समझी, मैं कि हमारी किसी से कुछ ज़ाती दुश्मनी नहीं होती, हम यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट में, स्टेट के इंटरेस्ट में करते हैं। बिल्कुल। अंग्रेजी अखबार में कल एक स्टोरी छपवाई है उन्होंने, कमर जमान चौधरी साहब ने, उसमें यह कहा गया है, बाकायदा लंबी स्टोरी है, वो कहेंगे तो हम दिखा भी देंगे। उसमें कहा गया है कि आर्मी में इस तरह के एफिडेविट देना बड़ी नॉर्मल सी बात है। उस पे मैंने कल ट्विटर पे कहा, मैं कि ये नॉर्मल सी बात आप कह रहे हैं, आप तो पूरी पाकिस्तान आर्मी को झूठे एफिडेविट देना, ये तो झूठा एफिडेविट है ना, हर महीने। मतलब पाकिस्तान आर्मी की एक बड़ी एक तारीख है, शानदार किस्म के सोल्जर्स हैं, कुर्बानियां हैं, हर एक तो ये काम नहीं कर रहा। स्टोरी कल ये छपवाई गई अंग्रेजी अखबार में, जिसमें ये लिखा गया है कि ये तो रूटीन है, उसमें ये चीजें सारी लिखी गई। उस पर कल मैंने 2-4 सवालात उठाए, मैं कि ये तो आई होप कि इट्स रॉन्ग कि एक इतने बड़े एक जिम्मेदार अखबार में आ रही है, उसकी अब तक कोई डिनाइल नहीं है ये कि आर्मी जैसा बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है, जो हमारे मुल्क की एक प्रेस्टीज है, वकार है, उसके हवाले से ये स्टोरी छुपाई जा रही है और सबको पता है कि वो चेयरमैन नैब ने उस स्टोरी को वेट किया है।
वो ये खबरें छपवा रहे हैं कि मेरे ऊपर जो आ रहा है इल्ज़ाम आ रहा है कि मैंने गलत झूठे इल्ज़ामात लगाए, ये पेंशन स्कैंडल मेरा आया है, तो सबको लपेट लो। सो मेरा ये ख्याल है कि ISPR को इस मामले में ज़रा उनको थोड़ा सीरियस वे में ज़रा उनसे ये मेजर कमर जमान चौधरी साहब से बात करनी चाहिए कि आप एंडोर्स करते हैं कि आपके चेयरमैन, आपके स्पोक्स पर्सन ये कह रहा है कि ये आर्मी में रूटीन की बात है, इस तरह का एफिडेविट देना, ये रूटीन की नहीं है, ये हर एक केस में नहीं हो सकता, ये इंडिविजुअल केसेस हैं। इस वक्त 179 केस हैं जिसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े मगरमच्छ, सियासी और गैर सियासी, टॉप बिजनेसमैन, सबके केस फंसे हुए हैं। और ये कहा जा रहा था कि ये उसको जल्दी, वो पंजाबी के लफ्ज़ फारिग करना चाह रहे हैं, मैं फड़काना, तो ये लास्ट स्टेज थे, उसमें ये आ गया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मैं नहीं, आज सेनेटर सईद गनी ने ये कायमा कमेटी में कहा है कि जनाब हम उस शख्स की बात कर रहे हैं। किसी ने कहा कि जनाब ये उनका जाती मामला है, उन्होंने कहा ना ये उनका जाती मामला नहीं है। जो नुमाइंदा थे उन्होंने कहा ये उनका जाती मामला, उन्होंने कहा ना ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मुतसिब जिसने सबका एहतसाब करना है, ये उनके मुतल्लिक हो गया है कि वो 34 साल से हर महीने एक रॉन्ग एफिडेविट दे रहे हैं। ये छोटा नहीं है और अब ये पार्लियामेंट में भी टेकअप हो चुका हुआ है और ये आर्मी की तरफ से भी हमें उम्मीद दिलाई गई है कि अनकरीब वो भी अपना वर्जन दे देंगे। मगर मेरा ख्याल है ये इसमें अदालतों को भी नोटिस लेना पड़ेगा कि ये उन अदालतों के बाद सबसे बड़ा इदारा जो है वो नैब है, जहां से ये सारी केसेस बन के फिर उनका भी बैगेज बनता है। तो इसको देखना चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बाकी जो आज कायमा कमेटी के अंदर सईद गनी साहब ने रेज इशू किया, वो हम इशू यहाँ रेज करते रहे हैं कि वहाँ पे नैब के अंदर एक रिग्ड सिस्टम बनाया हुआ है कि लोगों को 3-3 महीने 4-4 महीने के उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, फिर 20वें ग्रेड को 21वें पोस्ट पे रखते हैं। वो जान के ऐसा किया जाता है कि अपनी मर्जी के जिस आदमी को छुड़ाना हो छुड़ा लिया जाए, जिसको फंसाना हो छोटे मोटे को फंसा दिया जाए। वो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हुई है, वो भी रिग्ड है। तो उन्होंने आज हमारे वो जो सारे हम इल्ज़ामात लगाते रहे हैं उसका इयादा किया है और प्रूव किया है कागजात के साथ। सेनेटर गनी बड़े दिलेर आदमी हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के हैं, इसलिए वो उस लॉबी का, पावर लॉबी का हिस्सा नहीं है। तो उन्होंने अपनी ये दिलेरी वहां दिखाई है आज कायमा कमेटी में कि जनाब ये कागजात देखें कि ये पहले आप इल्लीगली लगाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा हटा देते हैं, तो ये कानून का एक मजाक है। अगर नहीं है तो कानून तब्दील कर। लेकिन आमिर मतीन साहब, ये जो आपने बात की कि हम अक्सर इल्जामात लगाते रहते हैं, तो मैं बता दूं कि ये इल्जामात नहीं, ये वो सच्चाई होती है जो हम अपनी आवाम के सामने यकीनी तौर पर रखना चाहते हैं। इस सारी सूरत हाल पर तो बात करेंगे। जिस तरह से क्लासा साहब ने बात की है कि तर्जुमान नैब की जानिब से ये बात कहना कि ये सारी सूरत हाल तो रूटीन का मामला है, उनकी तकर्री पर भी सवालिया निशान लग चुका है। उनकी तकर्री आखिर किस बेस पर हुई है, इस सारी सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। एक ब्रेक बाद हमारे साथ हुई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्लासेस अब ब्रेक पर जाने से पहले मैं कुछ बात करना चाह रही थी कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। चेयरमैन नैब एक जानिब है, तर्जुमान नैब के हवाले से आपने जो बात की है उसके बाद उनकी तकरीरी पर भी सवालिया निशान बेपनाह लगे हुए हैं। अच्छा, उसमें मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये लोग ऑपरेट कैसे करते हैं। जब आप स्टेटस को आके थोड़ा चैलेंज करते हैं, जो मैंने कहा या एलिटिस्ट का एक ग्रुप है, तो फॉरेन ऑफिस के जो मेरे 100 कार्ड हमदर्द और दोस्त आए थे, तो मुझे बातों बातों में कह रहे हैं कि नैब ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जरा उनका थ्रेट का स्टाइल देखें जरा, कि आपके गांव में आज से कोई 8-10 साल पहले कोई गैस लगी थी। अच्छा। मैं कि बिल्कुल जी, उस वक्त सुई वो सौदरन या नादरन जो भी थी उसका MD मैं था। मैंने कहा जरा लेवल बता रहा हूँ आपको कि एक आता है मुझे थ्रेट करते दोस्ती के हरबे में कि वो क्लासेस सब जरा ख्याल कीजिएगा जरा, और नायब चेयरमैन से मिलकर आ रहे थे कि आपके गांव में गैस लगी थी। ये गांव वालों को बता दूं कि गैस की कीमतें मुझे यहाँ अदा करनी पड़ रही हैं जो मैं गांव में जो साल में 2-3 दफ़ा मैं जाता हूँ मैं वहाँ पे। सो ये मैं सिंपली उनको इतना कन्वे कर रहा हूँ। एक तो ये लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो हैं, जब पावरफुल लोग हैं इनको हिट करना, क्योंकि जब आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिल रही होता, अगर हम गलत कह रहे हैं, ये पेमरा में जाने को तैयार है, रहमान मलिक धमकी देगा पेमरा जा रहा हूँ, चौधरी निसार अली खान साहब पेमरा जा रहे हैं, उसके बाद चेयरमैन नैब साहब पेमरा जा रहे हैं, हम बुलाते हैं, हमारे पास आने को तैयार नहीं है। आज भी हमने कहा उनको कि ज़रा तशरीफ़ ले आएँ और जो बातचीत हमने करनी है। और पेमरा में हम लास्ट टाइम हम गए थे वहाँ पे पेमरा में फॉरेन ऑफिस हमें ले गया था, उनके नफीस जकरिया साहब जो है वहाँ पे, जो उन्होंने वहाँ पे वो एक अलहदा कहानी किसी दिन सुनाएंगे। तो पेमरा ने एक अच्छी बात की,
उन्होंने कहा जनाब पहले ये बताएं कि आपको इन्होंने बुलाया था अपने शो में कि आप आए अपना दिफा करें। मैं पेमरा के मेंबर जो थे उन्होंने बड़े रीजनेबल तरीके से प्रोसीडिंग की। उन्होंने उनकी कंप्लेंट काउंसिल जो है उन्होंने कहा जी आपको बुलाया गया था, आप पेश हुए थे इनके मतलब आप इनके प्रोग्राम में गए थे। उन्होंने कहा जनाब नफीस जकरिया साहब ने अगेन माजरत के साथ उन्होंने गलत बयानी से काम लिया, कहते हमें नहीं बुलाया गया। अच्छा मैंने कहा हम इनको बुलाते रहे, इनसे पहले जो थे वो खलील काजी साहब उनको बुलाते रहे। हम इवन तारिक फातिमी को, सरताज अजीज को कहते थे मेरा तल्लुक ही नहीं है। इवन हमने जो बेगमात थी जो NGOs की थी उनको भी बुलाया, सब ने कहा जी हम नहीं आ रहे। मैंने कहा चले जी पेमरा के सामने, मैंने कहा मैं मान लेते हम झूठ है ये सच है, इनको कहें कल हमारे प्रोग्राम में आ जाएं। पता है वो क्या कहता है उनके स्पोक्समैन नफीस जकरिया, कहते नहीं सर इनको कहें हमारे पास है, जो बातें हम समझा देंगे शो में नहीं आएंगे। तो उसमें पैरा के लोगों ने भी उनको समझाया कि इनका काम है कोई स्टोरी देना, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू देना। तो सेम हमारा यहाँ पे ये है। तो मेरी अपने दोस्तों से थोड़ी सी एक ये रिक्वेस्ट है, जो मेरे फॉरेन ऑफिस के दोस्त हैं जो मुझे बता के गए हैं कि जनाब कि आपके गांव में 10 साल पहले गैस लगी थी। तो मैं कहा मेरे गांव में आज से कोई 10 साल पहले वहाँ बिजली भी आई थी, वो भी इन्वेस्टिगेट करा लें। कुछ सड़क भी बनी थी वहाँ पे, वो भी उसको इन्वेस्टिगेट करा लें। अगेन दाद देनी पड़ेगी 3-4 लोगों को। चले मैं समझता हूँ कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट एक्टिव हुआ है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसकी हम बात करते रहते हैं कि आपकी कमेटीज हैं, इनके पास बड़ी पावर्स हैं। इनको अगर पॉलिटिशियन इस्तेमाल करना चाहे, वहां पे आपको याद है सेनेट की कांग्रेस की जब उसका था अबू गरीब का आया था मेरे भाई, उस अबू गरीब का स्कैंडल आया था, उन्होंने राम्स फील्ड को सेनेट की जो कमेटी दिफा की थी उन्होंने उसको रुला दिया था वहां पे। उसके दिफा के उनके सेक्रेटरी उनके थे और वहां पे राम्स फील्ड को इतना ग्रिल किया था वहां पे सेनेटर्स ने, कांग्रेस उसके यूएस कांग्रेस के थे कमेटी के राम्स, और लाइव दिखाया था पूरी कौम को कि वहां राम्स फील्ड ने ऑफर कर दी थी कि एक्सीलेंसी अगर आप चाहते हो तो मैं इस्तीफा दे देता हूं मैं। सो एक्टिव इनको होना चाहिए कमेटीज को। थोड़ा सा मैं इसको टच कर लूं, ये जो उनका नवाजिश का है ये इतना छोटा मसला नहीं है कि 44 अफसरान जो है नवाजिश की वजह से हिट हुए हैं कि CDA में डेपुटेशन पे आए हुए थे, उनके खिलाफ वहां पे किसी ने जाके उस सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट तक बात गई हुई है, कोई आम कोई मामूली मैटर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाके एप्लीकेशन दे दी कि जनाब के यहाँ पे उस डेपुटेशन पे लोग आए हुए हैं, हम उससे हल्ट हो रहे हैं। और उन्होंने किसका नाम दिया? उन्होंने नाम दिया नवाजिश का कि नवाजिश अली जो है ये उसमें वुमेन उसमें मिनिस्ट्री में काम करते थे, ये पेरेंट डिपार्टमेंट वो है, वहां से इन्होंने डेपुटेशन करवाई नैब इसमें CDA में, CDA से नैब में चले गए। ठीक है, इनका नोटिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है अप्रैल में कि तमाम जितने CDA में यहाँ पे ये डेपुटेशन पे काम कर रहे हैं इन सबको वापस भेज दिया जाए। और CDA ने नवाजिश का भी उन्होंने नोटिफिकेशन किया, इसका मेरे ख्याल 8 अप्रैल का नोटिफिकेशन की कॉपी भी शायद दिखा दें। मेरा सवाल ये है कि जब इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर्स हैं, 44 अफसरान को वापस भेज दिया CDA ने, इनको भी नोटिफिकेशन कर दी, ये कैपेसिटी में पिछले 2-2.5 महीने से ये नैब के तर्जमान के तौर पर काम कर रहे हैं। ये तो इलीगल इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है, इनकी इलीगल डेपुटेशन है। हमने उनको कहा था वैसे आना चाहते हैं प्रोग्राम में, अपना वर्जन देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हमने पहले भी राब्ता किया था, उन्होंने कहा जी पहले मुझे आप एक लंबी लिस्ट दें किस चीज की, सवालात की कि आप क्या पूछे, मतलब मुक मुका के खेला जाए ना, आके मिलजुल के खेलते। हमने उनको बता दिया था कि ये करना चाहते, खैर वो नहीं है, उनकी मर्जी। सो सिंपल ये कहना है पिछले 3 महीने से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर्स की भी उनके खिलाफ वर्जी हो रही है, तौहीन हो रही है, उस पर भी किसी पे कोई असर नहीं है। आमिर मुद्दीन साहब ये तो फिर सरासर तौहीन अदालत हो जाती है अगर नवाजिश अली की हम बात करें। ऐसी वैसी ये और इतने महीनों से किए जा रहे हैं कि नैब, बात सुने, नायब जो है क्योंकि दूसरों का मुतसब इदारा है ना, बिल्कुल इसको एक आइडियल होना चाहिए। ये इस तरह का काम अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की नहीं करेंगे तो फिर बाकी किससे क्या कराएंगे। कानून ये आइडियल अदारा होना चाहिए। और जब इस तरह के लोगों को रखेंगे, ये कहने को छोटा इशू है मगर बड़ा इसलिए भी है कि इसीलिए फिर ये इस तरह के बयानात आते हैं ना कि जनाब सारी पाकिस्तान फौज पे उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि ये झूठी एफिडेविट्स के ऊपर जो है ना ये सारे पेंशन लेते हैं। ये बहुत सीरियस इल्जाम है और कौमी अदारे के ऊपर है। ये हमारे पे वो लोग गुस्सा ना निकालें, जिधर से ये आया वहाँ पे निकालें, पहली बात। दूसरा ये है कि जिस तरह करा साहब भी कह रहे हैं पैमरा भी जाएं मगर असल फोरम है, प्लीज़ आप अदालत में जाएं, हमें अदालत में बुलाएं। हमने बहुत सीरियस चार्जेस लगाए हैं, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, फैक्ट्स हैं सर, मैं कहूँगा फैक्ट्स हैं। इसको चार्जेस कह लें कि वो नहीं, क्योंकि ये इसलिए फैक्ट है कि ये डिनाई नहीं किया कि हाँ उन्होंने कहा है कि मैं 34 साल से ये इस एफिडेविट पे कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं किसी और जगह से मुआवजा नहीं ले रहा, मैं ना सरकारी ना प्राइवेट किसी और जगह से नहीं लेता, ये तो बड़ी बात है ना कि महीने में ये जो है वो ले रहे हैं पेंशन, ये तो है फैक्ट। पर बियॉन्ड दैट भी हमने चार्जेस लगाए हैं और हमने नहीं लगाए, किताबें दिखाई हैं कि जनाब कोई ऐसा चार्ज रह ही नहीं गया, फ्रॉम स्मगलिंग टू करप्शन टू NLC टू एवरीथिंग। और ये उस शख्स पे है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बाद और सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे बड़ा ओहदा रखता है और जिसने सारे पाकिस्तान का एहतसाब करना है। ये इसलिए बड़ा अहम है। तो इसलिए
कोई हमें अदालत में बिल्कुल ये लोग इतने सीरियस चार्जेस के बाद इनको हमें अदालत में लेके जाना चाहिए ताकि हम अपने वहां फैक्ट्स पेश नहीं, दामन साफ होगा तो आमिर साहब लेके जाएंगे ना अदालत में। एंड इसको वो बात ये है कि वो जो कहते हैं कि ब्रश अवे नहीं किया जा सकता कि जस्ट बिकॉज कि जी ये नहीं है, इसको ये कैरी ऑन रहेगा। और चूंकि अच्छी बात ये है कि पार्लियामान में दोनों ईवानों में और कायमा कमेटियों में भी इशू आ गया है, ऑडिटर जनरल के पास भी ये करी जा चुकी है, आप भी बताएं, एडजुटेंट जनरल आर्मी उनके पास भी ये जा चुकी है, इसमें ISP और भी इन्वॉल्व है। तो इस पे 10-12 इस वक्त अदारे आ चुके हुए हैं, मगर इसमें मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदलिया का बनता है कि अगर ये कोई नहीं इनमें से जा रहा तो उनको खुद नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सख्त चार्जेस हैं और एक बहुत बड़ी पोजीशन पे, एक मुतसिब इदारे पे। सही क्लासा साहब, ईंट उठाएं तो नीचे से चेयरमैन नैब का एक स्कैंडल नजर आता है, स्मगलिंग को हम सामने रख लें, करप्शन को सामने रख लें, अब पेंशन स्कैंडल सामने आ गया, लेकिन आपको भी घेरने की कोशिश की जा रही कि किसी ना किसी कोने खुदरे से आपकी तरफ से आपके गाँव की कोई बात सामने आ जाए, हो सकता है आप किसी दबाव में आ जाए। मुझे तो हंसी आई है ना कि घेरने की कोशिश नहीं हो रही। हाँ। ये गॉडफादर स्टाइल है, माफिया स्टाइल है। जो मेरे वो फॉरेन ऑफिस वाले दोस्त आए थे कि बड़ा उन्होंने कहा आपकी चलें आपकी सुलह कराते हैं, और साथ में ये उन्होंने धमकी भी पास कर दी कि जनाब के वो आपके गांव में 10 साल पहले गैस लगी थी तो वो भी नैब प्रोब कर, जरूर करें सर। मैं तो अपने टैक्स रिटर्न सारे जमा कराता हूं, और मेरा ख्याल जितनी इन्होंने ये उसमें से अपनी फ्रॉड तरीके से इन्होंने लिए पेंशन लिया, हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है, मतलब हम तो उनमें से हैं जो अच्छे खासे एक बिग टैक्स देते हैं, रिटर्न्स देते हैं, लिहाजा हमारे कुछ स्कैंडल्स नहीं है। मेरे खिलाफ तो जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में मेरी 3 दफा हो चुकी है, शौकत अजीज साहब ने भी मेरी करवाई थी इन्वेस्टिगेशन। सो हमारी तो हर दौर में इन्वेस्टिगेशन होती रही है बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट तरीके से। एक मेरा ख्याल दोबारा भी करवा लेता है कि अगेन हो सकते हैं कुछ और चीजें निकल आए, मैंने कोई बैरून मुल्क प्रॉपर्टी छुपाई हुई हो, मेरे को ऑफशोर कंपनीज निकल आए, मेरे को बहुत बड़े कोई उस स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट्स निकल आए। जो लोग इस मुल्क को लूट के लेके जा रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो मुझे मशवरे दे रहे हैं ना कि क्लास भाई बस रेड लाइन क्रॉस मत करें, उन्हीं लोगों को ये सैल्यूट करते हैं, उन्हीं लोगों को एस्कॉर्ट करके एयरपोर्ट पे लेके आते हैं और उन्हीं के आगे खड़े होते हैं। जब हमारे सामने बैठते हैं तो उनको बड़ा वो कहते हैं लूट के लेके जा रहे हैं, लेकिन जाते सैल्यूट उन्हीं को करते हैं। हमें अच्छा कहें बुरा कहें, अभी भी हमारे अंदर इतनी थोड़ी सी मेरा ख्याल है एज मीडिया पर्सन दैट्स अवर जॉब, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा हम यहाँ पे कह सकते हैं। ये सोसाइटी डूब रही है, जो हम रो रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। कितने लोग रह गए हैं जो अब बैठ के किसी पे बात कर सकें। अगर हमारा जो मेन रीजन है कि हमने अपने पर्सनल स्टेक नहीं रखे यहाँ पे। जो लोग आ रहे हैं, किसी को अपनी प्रमोशन करवानी है, किसी को हो सकता है चेयरमैन नैब से फायदे उठाने हों, या कोई चेयरमैन नैब को हमारे बिहाफ पे बहुत बड़ी उनको ये दे के आया हो कि हजूर हम सारा कवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, आप हमारे मसले हल करें, मेहरबानी फरमाएं, जो जिसका काम है वही करें। अगर हम गलत कर रहे हैं तो ये मशवरा चेयरमैन नैब को हम दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ वो जाए फाइल करें। 5 दफा पहले भी मुझे सुप्रीम कोर्ट बुला चुकी है, मैं 6ठी दफा ही जाने को तैयार हूं। हमें पेमरा ने 1 दफा बुलाया है। अच्छा, वो तवक्को कर रहे थे कि शायद हमारे HR के हमारे मैनेजर साहब हैं, उसामा साहब हैं, वो आएंगे, ये उन्होंने कहा भी सही। हम खुद पेश हुए टू शो देम द रिस्पेक्ट। हमें रहमान मलिक साहब भी लेके जाएं, हमें ये चेयरमैन साहब भी लेके जाएं, लेकिन वो एक रिकमेंडेशन कर सकती है, हम उनका फैसला जाके अदालत में चैलेंज भी कर सकते हैं पेमरा का। वो कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है, वो खुद भी ये उन्होंने बात की है। बेहतर ये होगा कि अगर हमें सजाएं दिलवानी है, झूठा साबित करना है, तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल चेयरमैन नैब को एक दरखास्त हमारे खिलाफ देनी चाहिए कि आई एम ऑनरेबल मैन। मेरी इन लोगों ने बैठ के इस पे एक बड़े उस TV चैनल पे इन्होंने कोई गलत चीजें बताई हैं, मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, हमें किसी बड़ी अदालत में लेके जाएं। ये पेमरा की उसमें ये फिर वैसे बता दूं कि पेमरा में अच्छे लोग बैठे हैं, मैं फिर कह देता हूं जो मेंबर कंप्लेंट काउंसिल हैं, ये वहां फिर शर्मिंदा होंगे जितने सबूत साहब। वही बात है ना, दामन साफ है, इसीलिए तो इतनी जरूरतमंदी का मुजाहरा आपकी जानिब से किया गया कि 5 दफा पहले भी गए हैं, 6ठी दफा जाने में कोई हर्ज नहीं है। और जहां तक आपने बात की सोसाइटी डूब रही है, तो सोसाइटी नहीं पूरा मुल्क डूब रहा है। जब हुकूमतें आती हैं तो दिलासे दिए जाते हैं, रोजगार फराहम किया जाएगा, सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी, इसके साथ साथ आपको तालीम दी जाएगी। सेहत की जितनी सहूलियात फराहम की गई वो तो हमने आपको अपने कल के प्रोग्राम में बताया, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि रोजगार की जो बात की जाती है, कितना रोजगार फराहम किया गया इस मुल्क में, गुर्बत की क्या सूरत हाल है, हुकूमती रिपोर्ट, एतराफी रिपोर्ट कहा जा सकता है, उसमें क्या इंकशाफात हुए, वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। कुछ बात करेंगे उस गुर्बत की जिससे पाकिस्तान इस वक्त दो चार है। आमिर साहब,
कहा जाता रहा कि बेरोजगारी में कमी आ रही है और तकरीबन खत्म होने के करीब है, रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं, मगर यहाँ तो हुकूमती रिपोर्ट खुद इस बात का इतराफ कर रही है कि पाकिस्तान में 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो निहायत गरीब हैं। शुक्र है ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी आ गई, मगर हम आपको पता है इसको बहुत ज़्यादा मेरे पे बल्कि इल्ज़ाम है कि ये मैं बहुत ज़्यादा कहता रहता हूँ कि 9 करोड़ 8 करोड़ जो हैं लोग जो हैं उनको एक दिन के 100 रुपये पे गुजारा कर रहे हैं गुर्बत में। हम ये कंसिस्टेंटली करते रहते हैं और मेरा ख्याल ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है। और मुझे बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये पिछले फॉर एग्ज़ाम्पल 1-2 हफ्ते से क्या इसको कहेंगे कि वो स्टूपिंग फ्रॉम जो कहते हैं ना सब्लाइम टू लुडिक्रस, कि आप असल इशू से बहसें क्या हो रही हैं मीडिया पे पार्लियामान में कि जी फलाने ने फलाने को ट्रैक्टर ट्रॉली कह दिया। ये 3 दिन बजट पे नहीं बहस हुई, इसमें बहस हुई। अभी ये 2-3 दिन से अब ये आज चल पड़ा जी कंदील बलोच ये सेल्फियां। बिल्कुल जनाब, इन इशूज़ की भी वैल्यू होती है, आम आदमी को इसमें इंटरेस्ट होता है, मगर इसका एक और बरतानिया में, अमेरिका में, दुनिया भर में एक गटर प्रेस होती है, एक आम आदमी के शोबिस की होती है, एक आपकी नेशनल प्रेस होती है जो कि नेशनल इश्यूज को डील करती है और डिस्कस करती है। और ये हैं हमारे इश्यूज। हम इसीलिए मैं याद करा दूं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मैं मीडिया पे भी अपने पे ये सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहा हूं कि 33% जब कपास की फसल गिरी थी तो हम यहाँ पे शोर मचाते रहे थे कि ये बहुत बड़ा वाक़या है। इस पे पाकिस्तान के 70% लोग जो हैं वो वाबस्ता हैं ज़राअत से। इसके हमारे मुआशरे पे असरात, हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल पे आया। किसी ने 3 महीने किसी अखबार में उन्होंने भी इसको टेंशन नहीं दी, जब तक कि इसाक डार साहब ने बताया कि जी अब हमारी एग्रीकल्चर 0 माइनस में चली गई है और इसकी वजह से ये हुआ है। तो ये तो हमारा है। दूसरा, ये बिल्कुल सामने आ गई और इसमें बड़े तकलीफदा बातें हैं कि इसमें फॉर एग्जांपल 2-4 फैक्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये है कि जनाब ये कोई 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर के 10% गुर्बत है। सही। और बाकी जो 74% पाकिस्तान है, 74% उसके अंदर जो है ना वो 60%, 70% गुर्बत है। इतना ज़्यादा एक तो फ़र्क है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात सबसे ये है कि ये जो हम कहते हैं ना GDP 4.7 ले लिया कि जी हमने मजबूरी पैदावार इतनी कर दी। भाई साहब ये कि पैदावार हो भी रही है तो ये एक मुक्तदर तबके ताकतवर अमीर लोगों को जा रही है, ये बैंकों को जा रही है, ये सीमेंट माफिया को जा रही है, ये उनको जा रही है, गरीब आदमी को नहीं जा रही। पाकिस्तान में गरीब और अमीर का फर्क बढ़ता जा रहा है। इसमें वो जो हमने शिकागो स्कूल की वो किया हुआ है ना कि जनाब पिक्चर भर जाएगी तो नीचे छलकेगा, यहाँ नीचे नहीं छलक रहा और गुर्बत बढ़ती जा रही है। और ये उसकी सामने वो ये हम बात करते रहते हैं, ये अब डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं कि एक तो ये है कि जनाब इसका बेरोजगारी का ये GDP ग्रोथ से कोई ताल्लुक नहीं है और गुर्बत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, एरिया वाइज कि ये सारे मुल्क को है कि आपने CPEC बना दिया, बातें तो बड़ी है, मगर बलोचिस्तान की बड़ी सूरत हाल खराब है, बड़ी खराब सराइकी एरिया की बड़ी सूरत हाल खराब है। इवन पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट को निकाल लें तो पंजाब के अंदर बड़ी बुरी हाल है। और इस तरह एरिया वाइज बहुत ज़्यादा फ़र्क हैं। और कुछ एरियाज़ में जो कि पिंडी, जेलम, लाहौर ये आइलैंड्स ऑफ जो है ना प्रॉस्पेरिटी हैं, बाकी देखें तो रेगिस्तान, फाका कशी, भूख। सो हमें जो है ये इसके लिए मेरा ख्याल है ये बजट जो हम डिस्कस करते रहे ये फिगर्स नहीं है, इसके पीछे फलसफा होना चाहिए, इसके पीछे विजन होना चाहिए कि जनाब ये जो हम कर रहे हैं हेरा फेरियां, इसका ताल्लुक इससे ये मुआशरे के ये जो इनइक्वालिटी, गैर मसावाई जो एक निज़ाम बन गया उसको कैसे सोल्यूशन आ जाए, उसके अंदर ये विजन नहीं आता। ये 3 साल में नहीं आया, नून लीग का भी नहीं आया। नहीं, ये विजन आ जाएगा तो आवाम के सामने ये बेनकाब नहीं हो जाएंगे। नहीं, विजन हमें दें, कोई कम से कम पॉइंट आउट नहीं करना कि ये मसाइल हैं, इसका कोई सोल्यूशन दें बजट में कि करना क्या है जनाब, ये बेरोजगारी कैसे दुरुस्त करनी है। मैं जिस तरह बार बार ये दोबारा रिपीट करता हूँ, कहता रहता हूँ कि इंडिया में वो 8.7% ग्रोथ ले रहे हैं, मगर उन्होंने कहा इससे हमारी जब तक ज़राअत नहीं ठीक करेंगे हमारी बेरोजगारी नहीं जाएगी। सो हमें भी बेरोजगारी, गुर्बत और गुर्बत में ये गैर मज़ावी जो निज़ाम है एरिया वाइज और क्लास वाइज कि गुर्बत जो पैसा बन भी रहा है वो खास तबके को जा रहा है। आपने अपनी गुफ्तगू में सुबह बलोचिस्तान की भी बात की है। क्लासेस साहब, एक तो इस रिपोर्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे वो भी जानूंगी, लेकिन दूसरा सूबा बलोचिस्तान मातनी वसाइल से मालामाल सूबा है, हर किस्म का यहाँ पर वसाइल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अगर गुर्बत को सामने रखें तो पहला नंबर सूबा बलोचिस्तान का आता है। ये क्या वजह है? सबसे पहले तो ये देखें, एक मुल्क में जिस तरह के खाबे और अयाशी की स्टोरियाँ पिछले बजट में 2-4 दिनों से अगर मीडिया दे रहे, हमने भी दी हैं,
उस मुल्क में 8 करोड़ लोग गरीब हैं, ये हुकूमत कह रही है, हुकूमत की रिपोर्ट कह रही है 8 करोड़। 20 करोड़ की आबादी भी लगाएं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे 8 करोड़ बंदे जो हैं गरीब हैं और तकरीबन 40% पाकिस्तानियों के कोई एसेट ही नहीं है। बिल्कुल, कोई छोटी सी बाइसिकल नहीं है, कोई छोटा सा उसके पास कोई पेन नहीं है, कोई उसके पास कोई चीज़ ही नहीं है। ये इंतहाई खौफनाक फिगर्स हैं अगर आप देखें। मैं स्कैंडलाइज जो हुआ हूँ वो बलूचिस्तान पे तो आपने बात की है कि बलूचिस्तान कैसे गरीब ना होता। अगर मुश्ताक रसानी जैसे बंदे के घर से 1 करोड़ रुपया कैश निकलेगा, अब कराची में उसके 8-8 10-10 बंगले निकलेंगे, जो पैसा जाना चाहिए था वो तो रास्ते में उन चोरों और डाकू ने खा लिया है। या 25-25 करोड़ रुपया एक आपको याद होगा एमपीए ने लिया था इनके दौर में, ये यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के दौर में जमहूरियत चल रही थी, हम जमहूरियत चला रहे थे, क्या जमहूरियत खेलते हैं 25-25 करोड़ रुपए लिए। अब उसका हिसाब किताब आपके सामने आ रहा है कि बलूचिस्तान में हशर के एक यहाँ पे होती थी, आपको याद है जुबैदा जलाल साहबा थी, बड़ी खतून, उनको बड़ा जन्म मुशर्रफ दौर में एक बहुत बड़ी एक मॉडर्न लेडी के तौर पर उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने उसका इमेज बनाया। इवन व्हाइट हाउस भी गई, वहां पे बड़ी उनको रिसेप्शन मिली। वो मसूफत तमाना पाकिस्तान में माल पानी लूट के अब सुने बरूने मुल्क अपना कोई कारोबार चला रही है जहाँ पे, जो वहां बलोच या पश्तून बच्चों के लिए पैसा जाना था, उसमें दूध उसमें उनको मिलना था, कोई खाना पीना होना था, वो लूट मार के एक उनके साथ एक उनके अपने बलोचिस्तान से ले थे इरफानुल्लाह साहब, वो लूट मार के निकल गए। 2-4 चीजें बड़ी अहम है। सिंध की आप गुर्बत देखें, आप तो बलूचिस्तान की बात करें, सिंध को देखें जहां पे पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है वो रूल करे, उनके जरा सिंध का फिक्र देखें। मैं कुछ और आपको जिससे मैं ज्यादा स्कैंडलाइज हूं, 8 करोड़ तो एक तरफ, बहावलपुर के बारे में ये कहते हैं, मैं अगेन मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, डीजी खां, बहावलपुर, जिनके बारे में कहा गया है ये गरीब तरीन ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं साउथ पंजाब के 4, आपका राजनपुर, आप मुजफ्फरगढ़, डीजी खां, बहावलपुर रियासत में मैं बात करना चाहता हूं। ये यूनाइटेड हिंदुस्तान में सबसे अमीर तरीन रियासत थी, जिनके बारे में कहते हैं कि नवाब ऑफ बहावलपुर ने कैद आजम को अपनी उन्होंने मेरे का रोल दिया, कर्जा दिया था, उन्होंने तनख्वाहें दी, कर्जे दिए, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट था। आज उस रियासत के साथ ये हशर किया है हमारे इन पॉलिसी मेकर्स ने, हमारे यहाँ पे हुक्मरानों ने, कि आज हुकूमत कह रही है कि बहावलपुर जो सबसे अगेन उस रिचेस्ट रियासत थी, उसमें तलीम तौर पे देखें, उनके लाइब्रेरीज देखें, वो वहद नवाब था, नवाब ऑफ बहावलपुर, जिसने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कायम किए। वो रिवायती नवाब नहीं था, फ्यूडल नहीं था कि जुल्म सितम कर रहा था अपने इलाकों के, जहां पे स्किल ओरिएंटेड काम हुए। बहुत सारी किताबें हैं जिनमें जिक्र है नवाब ऑफ बहावलपुर का, कैद आजम उनको कितना वैल्यू करते थे। सबसे पहले अपनी रियासत को जाके उन्होंने अगेन पाकिस्तान के साथ अटैच किया। उस रियासत के शहरियों की ये हालत हो चुकी है कि यहाँ पे बताया गया है कि बहावलपुर जो है गरीब तरीन आपका वो बन चुका, इलाका बन चुका। मेरा ख्याल इट्स ए शेम कि वो रियासत जिन्होंने कैद आजम का ख्याल रखा, कैद आजम को गाड़ियां दी, जब ज़ियारत से आ रहे थे कैद आजम वहां से उनको लाया गया कराची, वो भी नवाब ऑफ बहावलपुर ने उनको ऑफर की थी कि मेरा बंगला है वहां पे आप उसमें रह लें। हालत ये, और बाकी साउथ को भूल जाएं, राजनपुर वो डिस्ट्रिक्ट है जहां शहबाज शरीफ साहब जो है इलेक्शन जीत के आए थे 2013 का। हालत ये देखें कि जिसका चीफ मिनिस्टर जिस हल्के से जीत के आया है उसके बारे में ये कहा गया है कि वो सबसे ज्यादा है। इसलिए मुझे रोना ये आ रहा है कि वो मैं लिस्टें बताऊं, 2 करोड़ रुपया आपके वजीर आजम के बाथरूम पे लग रहा है, 2.5 करोड़ है क्लासेस, 2.5 करोड़ ये वजीर आजम पाकिस्तान का बाथरूम बनेगा। शहबाज शरीफ साहब ने 4 अपने जाती घर जो हैं उनको उन्होंने डिक्लेयर करवाया हुआ है वहां पे कि ये मेरे ये कैंप ऑफिसेज हैं। नवाज शरीफ साहब ने अभी वहां गवर्नर हाउस को डेकोरेट करवाया है वहां पे मर्री में, जिसमें ये ठहरते हैं, 46 करोड़ से देगे हेलीकॉप्टर पे जाती हैं। अभी जो आना जाना लगा हुआ है वहां पे जो अफसर आ रहे हैं वहां से, लंदन से हुकूमत चलाई जा रही है, उसके बाद ये फिक्र आना कि पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं ज्यादा स्कैंडलाइज हूं, बलोचिस्तान की गुर्बत जो सबसे अमीर तरीन होना चाहिए था अपनी जगह पे, लेकिन बहावलपुर की रियासत जो अमीर तरीन थी, जिन्होंने सबसे पहले अपनी कुंजियां दी खजाने की, पैसे दिए, लेकिन आज वहां पर ये बुरी सूरत हाल है। स्वात की स्टेट जो थी उसका भी बहावलपुर की स्टेट की तरह यही सूरत हाल थी, वहां भी ये हो गया है। दूसरा मैं कहूँगा क्लास साहब, इनकी जो है ना, मैं इनकी एडवर्टाइजिंग देखता हूँ ना, जिससे और ये स्पीचेस करते हैं, ये रह रहे हैं 1990 की दहाई में, जब इस तरह का प्रोपेगेंडा करके एडवर्टाइजमेंट करके ये आम आदमी को बावर कराते थे कि बहुत तरक्की हो रही है। भाई साहब, ये आजकल की दुनिया में टीवी अब आ गया और ये बातें और ये जाली स्टेटमेंट से काम नहीं चलता। ये रिपोर्ट है गुर्बत की, इसको साबित करें और कर्जों पे बजट बना के ये लल्ले तलल्ले बंद कर दें। जिन्होंने दुबई में जदादे लिए सिंध के लीडरों ने, जरा सिंध का सुने, थरपारकर गरीब तरीन है, उसमें 87% आबादी उसमें गुर्बत का शिकार है। उमरकोट जिला 84%, या टंडू मोहम्मद खान सिंध का वहां पे 78%, इसके बाद बदीन और किशमोर 75%। और कौन सा पीपल्स पार्टी का लीडर है
जिसकी दुबई में जदादे नहीं है, इट्स अ शेम। लेकिन नेशनल शेम के लीडरों की इतनी जदादे हैं। बस मैं ये लास्ट इसका बता दूं कि गुर्बत के पैमाने और भी हैं, मगर ये जो गुर्बत दी गई है 100 रुपए डेली के ऊपर जो है ना गुजारा करना, वो गरीब कहलाता है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वो बातें और दावे सच कर दिखाएं ये हुकूमती वजीर तो फिर क्या ही बात। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे फवाद चौधरी यानी 63 की खाली नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, मगर इलेक्शन मेंबरान तो मौजूद ही नहीं इलेक्शन कमीशन के, तो ज़िम्नी इलेक्शन का इनेकाद आखिर कैसे हो पाएगा, इस पर बात करेंगे। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से कबल हमने कुछ बात की थी NA-63 जहलम की सीट के हवाले से। आपको बता दें कि मलिक इकबाल मेहदी खान की वफात के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब फवाद चौधरी साहब हैं जो कि तहरीक इंसाफ की टिकट पर इस सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, हम उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी क्लासा साहब। मैं कहता हूँ कि एक बड़ा एक वैक्यूम पैदा हो गया है और आज वहाँ पे उन्होंने फ़रूक नायक साहब ने भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी कैमा कमेटी लॉ में ये बात की है कि जब इन्हें पता था कि मेम्बरान की टर्म पूरी हो रही, नलायकी की हद देखें, बिल्कुल नलायकी ये है कि एक टर्म पूरी हो रही है मेम्बरान की, वो तनख्वाहें लेके घर जा रहे हैं, आपने नए मेंबर लगाने हैं, इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं, नए इलेक्शन की तैयारियां कराने, ज़िमनी इलेक्शन होनी है, सोए रहे हैं सारे, टर्म खत्म हो गई है, वो घर चले गए हैं। अब उसके बाद कमेटी बन रही है, तो अब ये कमेटी बैठेगी, नामों पे कंसल्टेशन होगी, साल लगे 6 महीने लगे कोई पता नहीं है, इतनी देर में पूरा प्रोसेस ब्लॉक होकर रह जाएगा, कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। जिस पे ये फवाद चौधरी साहब का इलेक्शन था ये भी उस पर हुआ, रुक गया, जिस पे सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। सवाल अहम ये लगता है इससे गवर्नेंस के इशू देखे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितनी अहम एक वो जिस पे सारी लड़ाई लड़ी की है 2013 के इलेक्शन की, रिगिंग हुई, धांधली हुई, बला बला, उसके मेम्बरान की वो खत्म हो गई। आप तो 3 महीने पहले काम शुरू कर देते ताकि जिस दिन वो आके छोड़ें तो नए मेम्बरान उनकी जगह ले लें। तो मैं जरा मेरा ख्याल फवाद चौधरी साहब से इनसे पूछ रहा, फवाद पहले तो ये बताएं, आपकी वजह से हमें बहुत सारी बातें सुनना पड़ती हैं, इस पे तो आते हैं, जरा आपका मसला सुनते हैं। वो कहते हैं फवाद चौधरी साहब बादशाह आदमी है, जब चाहें वो सियासतदान बन जाएं, जब चाहें वो मीडिया एंकर बन जाएं, जब चाहें दोबारा वो जाके इलेक्शन लड़ना शुरू कर दें। ये जरा आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या हैं और हमारा क्या कसूर है कि हमें तो सारी बातें आपकी वजह से सुननी पड़ती हैं। आप सियासतदान बनना चाहते थे बचपन से या आप एंकर बनना चाहते थे, जरा ये समझा दें। अच्छा पहले इस पे आ जाते हैं। तो राउत साहब आपको तो क्योंकि आप जो है वो उन जर्नलिस्टों में से नहीं है, ना ही आमिर और आप, जिनको कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की समझ नहीं है या जिनको बैकग्राउंडर्स लोगों के पता नहीं है। मैं आपको पता है मीडिया में सियासत से आया था, सियासत में मीडिया से नहीं गया था। तो ये बेसिक जो मेरा आप कह लें कि जो फील्ड है वो तो सियासत ही है और सियासत ही रहेगा। जैसे कि अमेरिका में भी अभी आप देखें जो कैंसिक हैं, जो फॉक्स टेलीविजन के एंकर हैं, वो इस वक्त रिपब्लिकन के कैंडिडेट थे, जो अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें। इसी तरह से दुनिया भर में जब लोग आते हैं और जाते हैं, और मैं फ्रेंकली जर्नलिस्ट कभी भी खुद को कहता भी नहीं हूँ, मैं हमेशा खुद को एक कह लें कि मेरी ओपिनियन है। बड़े लोग जो मेरी हमेशा बड़ी बायस्ड ओपिनियन होती है, कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, तो इसी तरह से जो है वो चलता रहेगा। मेरी अपनी ओपिनियन। तो हम क्या तवक्को रखें कि आप दोबारा आएंगे, एंकर बनेंगे, अगर मतलब फिर दोबारा हम तवक्को रखें या कि आप टीवी पे बैठेंगे फिर? देखिए जी, बिल्कुल 100% मैं तो बैठूंगा। इसके बाद जो अपना खत्म हो जाएगा, इलेक्शन जीतूंगा या हारूंगा, दोनों सूरत में टीवी में अयाज अमीर साहब ने तो आपको पता है उनके वाले साहब भी MNA थे, उनका भी पॉलिटिकल फैमिली थी, वो भी सियासत में गए, हाथ बांध के वापस आ गए कि जनाब कि ये पत्थर मुझसे नहीं चूमा जाता। वो दोबारा उन्होंने इतने अच्छे कॉलम तो लिखते हैं, इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलमिस्ट। जी अयाज अमीर साहब चकवाल की सियासत की वजह से भी थोड़े सारे फारूक हुए हैं, वो भी वापस पॉलिटिक्स में आएंगे। बाबर अमान साहब सिटिंग सेनेटर हैं, वो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये खाली जो है ना, आप टीवी चैनल्स को खाली करना चाहते हैं, जो 3-4 नाम आपने बड़े गिनवा दिए हैं, इसके बाद तो फिर हमारे लिए तो सलाड के मसले पैदा हो जाएंगे। नहीं आप आपकी जगह। अच्छा चलें, आप उस पे आ जाए जरा, इलेक्शन कमीशन में को आमिर पूछना चाहते हैं आपसे। जी नहीं, ये पहले जो इन्होंने पूछा उसमें कि एक इस वक्त सिस्टम रुका हुआ है कि जी वो कहते हैं, जो कि मैं नहीं मानता कि ये सही है, कि इलेक्शन कमीशन इनकम्प्लीट है। और इलेक्शन एक तो ये है कि आपका बाई इलेक्शन सारे रुके हुए हैं, दूसरा इस मुल्क में साल डेढ़ धरनों के ऊपर लड़ाई इस बात पे रही कि जनाब इलेक्शन का निज़ाम ठीक नहीं है, उस पर भी कोई प्रोसेस नहीं। यार ये लास्टली मैं पूछ ही लूँ आपसे, बाद में तबसरा करने की बजाय
कि मुझे जो आगे नज़र आ रहा है कि जिस तरह का निज़ाम बन रहा है, हर पार्टी अपना बनाएगी सूबे में से, जिसकी हुकूमत है वो अपना ले आएगी। यहाँ पे कंसेंसस का उस तरह का निज़ाम नहीं है। अभी इन्होंने बिजनेस के रूल्स बनाने हैं, तो कैसे ये किया जाए कि दोबारा वो लड़ाइयाँ ना हो, वरना तो ये आगे लड़ाई नज़र आ रही है, क्योंकि नून लीग के 2 सूबों में हुकूमत है, उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, हर बंदा अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा होगा, बजाय इसके कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का मेंबर हो। देखिए आमिर, आप सबसे पहले रऊफ क्लासा साहब ने भी जो बात की है, बहुत ही मायूस कुन हाल है हमारे यहाँ गवर्नेंस का। मसलन आप देखें, इसको अगर इसी को आप थोड़ा बड़ा कर दें, मसलन आज नेशनल असेंबली टूट जाए, तो इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन ही नहीं हो सकते, बिकॉज इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं है। इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट करने वाली कमेटी भी नहीं रहेगी, तो मुल्क में दोबारा मिसाल खुदा ना खासा प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ हो जाए या वो पार्लियामेंट में मेजोरिटी खो जाए और आपको असेंबली तोड़नी पड़ जाए प्राइम प्रेसिडेंट को, तो फिर आप इसका मतलब है कि इलेक्शन ही नहीं करा सकते मुल्क में। तो फिर तो अल्लाह खैर सल्ला। इस वक्त भी आप देखें, कराची के इलेक्शन जो है वो सारे के सारे रुक गए हैं, व्याहड़ी का इलेक्शन रुक गया है, जेलम का इलेक्शन रुक गया है, कल सदीक खान साहब की डेथ हो गई है टेक्सला में, वो इलेक्शन, तो इस मुल्क में अब इलेक्शन हो नहीं सकता। इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी अपनी देखे मॉरल अथॉरिटी का ये हाल है कि 10 तारीख को उन्होंने कमीशन में बैठ के शेड्यूल जारी किया, लाखों लोग उसके ऊपर मूव हो गए, नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए, और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सुबह उठे, अपना उन्होंने रोजा रखा और उनको ख्याल आया कि आप इलेक्शन तो नहीं हो सकते। फिर उनकी मॉरल उनकी हालत जो उनको होना तो ये चाहिए था कि वो रिजाइन करते, कि उन्होंने गलत शेड्यूल इशू किया था, क्योंकि हर आदमी को पाकिस्तान में पता था कि इलेक्शन के मेंबरान जो हैं ये रिटायर हो जाएंगे और नए मेंबरान नहीं लग पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन पड़ी हुई है वो अब वो वहां पे लग नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहां पे और मसरूफियत है। तो जो पाकिस्तान में किसी भी जमहूरियत की जो बुनियाद है यानी इलेक्शन है, फिलहाल हमारे हुकूमत के नजदीक, सुप्रीम कोर्ट के नजदीक और चीफ इलेक्शन कमीशन के नजदीक वो हो ही नहीं सकते, लिहाजा आप सब बैठे हैं और अल्लाह खैर। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तो छुट्टियों पे है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस साहबान जो हैं वो बैठे हैं। अब जो हमारे वहाँ पे जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो दरख्वास्त देके जो है वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं। अब उसके ऊपर उन्होंने रिटर्न की है, अब दोबारा कल अपील होगी और वो अभी 5-7 दिन लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं जो उसके ऊपर फैसला करती है कि इंपॉर्टेंट केस है और इसको सुनना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी तो पता नहीं ना चलता, एक केस इंपॉर्टेंट है, दूसरे दिन उसी के ऊपर दूसरे दिन चले गए, आपको रोल कहते हैं कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है, कोई एक असूल वजह तो है नहीं। जो मैं पूछ रहा था आपसे कि आपको क्या नजर आ रहा है कि आगे फिर वही इलेक्शन कमीशन की लड़ाइयां अगले इलेक्शन पे भी नजर आएंगी? 100% नजर आएंगी आमिर। इसमें अनफॉर्चुनेटली ना ही हमारी अपोजिशन और ना ही हुकूमत जब वो लेजिस्लेशन करने बैठते हैं ना उस पर गौर होता है। इस जो उन्होंने 3 मिनट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको पास किया है, आप मोहसिन लगारी साहब के उस पर ऑब्जर्वेशन देखें, वो इस कदर वैलिड है कि किसी ने पढ़ने की जहमत नहीं की है। सिविल सर्वेंट्स को बना रहे हैं, सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ले रहे हैं सिविल सर्वेंट एक्ट से ले रहे हैं। और अच्छा फवाद, मैं एक और आपसे इसी में पूछना चाहता हूं कि आप तो रो रहे हैं ना कि नए नहीं लगे, हमने तो पिछले दिनों सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो थी वहां पे इंकशाफ किया गया कि जनाब के ये जो पिछले लगे रहे हैं 4 साल, इनके तो सैलरीज का कोई कानून नहीं बनाया गया। उनसे अंडरटेकिंग ली गई थी कि अगर बिल पास ना हुआ तो हम आपसे पैसे वापस ले लेंगे। 5-5 करोड़ रुपये वो सैलरीज लेके चले गए हैं, तो वो तो सैलरी बिल नहीं है, उसके बावजूद वो सारी तनख्वाहें ले गए। इस मुल्क में तो कहीं पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई बंदा नहीं है, ये तो सबों का एहतसाब कौन करेगा? इस मुल्क में वाकई कोई सिस्टम नहीं है। चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। फवाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो पहले सामने आती रही हैं लड़ाइयां, वो आइंदा आने वाले दिनों में भी देखने में आएंगी। और किस्सा मुख्तसर ये है कि किस्सा ना समझने का, ना समझाने का। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।